जय देवी कंपटीशन क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम फिर से एक प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं आप लोगों के बीच में हिंदी का। तो देखते हैं इसमें हमारे कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसके अंतर्गत बने हुए हैं, तो इनके बारे में हम देखेंगे और इसके बारे में हम महत्वपूर्ण जानकारी भी आप लोगों को देंगे। तो चलते हैं, देखते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन कौन सा बना हुआ है। तो देख लेते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सप्तक परंपरा का कवि नहीं है। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा इसमें सप्तक परंपरा का कवि नहीं है। तो इसमें हरिनारायण व्यास, श्रीकांत वर्मा, नेमी चंद्र जैन या नरेश मेहता, तो इसमें से कौन नहीं है जो सप्तक परंपरा से संबंधित नहीं है। तो इसमें श्रीकांत वर्मा जी हैं, ये सप्तक परंपरा से संबंधित नहीं हैं। ओके, तो जो सप्तक परंपरा है, ये सप्तक परंपरा के कवि जो थे वो कौन थे, तो इसमें आप बताएं। तो सप्तक परंपरा के जो संपादक थे वो कौन थे, तो वो हमारे कौन थे, अज्ञेय जी थे। कौन थे, अज्ञेय जी थे। ये सप्तक परंपरा के संपदा के संपादक थे। तो ये जो तार सप्तक ये था, तार सप्तक ये 4 थे, 4 बार प्रकाशित हुआ था। कब कब हुआ था, तो एक पहला हुआ था, पहला तार सप्तक 1943 में, और दूसरा था 1951 में, और हमारा तीसरा था 1959 में। ओके, और चौथा था 1976 में। जो तार सप्तक थे वो 4 हुए थे। कौन कौन से हुए थे, एक हुआ था 1943 में, एक हुआ था 1951 में, एक हुआ था 1959 में, और एक हुआ था चौथा था वो 1976 में हुआ था। तो ठीक है, तो इसीलिए ये कब हुए थे, तो ये प्रयोगवाद, इसीलिए इसको कहते हैं प्रयोगवाद। तो प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन हो जाते हैं, अज्ञेय जी। वो ठीक है, अज्ञेय जी हो जाते हैं। इनका पूरा नाम क्या है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल्य अज्ञेय। ओके, इनका पूरा नाम है। ठीक है, तो देख लेते हैं। तो इसमें हमने देखा है कि अब देख लेते हैं इसके बारे में कि इसमें तो हमारे ये कौन कौन हो जाएंगे। तो ये हैं हरिनारायण व्यास। हरिनारायण व्यास ये हमारे दूसरे सप्तक के, ये सेकेंड सप्तक के राइटर थे। ठीक है, और ये नरेश मेहता जो थे ये भी दूसरे के तार सप्तक के संपादक थे। ओके, और जो नेमी चंद्र थे ये फर्स्ट के संपादक थे। ठीक है, फर्स्ट के संपादक थे। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भाग्यवती के लेखक कौन हैं। भाग्यवती के लेखक कौन हैं, तो लाला श्रीनिवास हैं, देवकीनंदन खत्री हैं, श्रद्धाराम फिल्लोरी हैं या लज्जाराम मेहता हैं। तो इसमें से हमारा ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। कौन है, लज्जाराम फिल्लोरी। लज्जाराम फिल्लोरी जो हैं ये भागवती के लेखक हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं लाला श्रीनिवास की रचना कौन सी है। तो आप लोगों को बताना है कि लाला श्रीनिवास की रचना कौन सी है। तो आप जो भी आप लोग में से जानता है वो बताए। तो चलो हम ही बता देते हैं। लाला श्रीनिवास की रचना है, यहाँ देखते हैं नीचे इसको। लाला श्रीनिवास की रचना जो है कौन सी है, परीक्षा गुरु। कौन सी है, परीक्षा गुरु। परीक्षा गुरु, इसको ही हिंदी साहित्य की पहली रचना माना जाता है। ओके, फिर देवकीनंदन खत्री। तो देवकीनंदन खत्री की कौन कौन सी रचनाएं हैं, जैसे चंद्रकांता। ओके, ये तो बहुत ही प्रसिद्ध हुई थी चंद्रकांता। ओके, चंद्रकांता। और उसके बाद कौन सा था, चंद्रकांता के बाद एक और इनकी रचना थी, भूतनाथ। हाँ, याद आ गई, भूतनाथ। कौन सी थी, भूतनाथ। चंद्रकांता की रचना थी भूतकांत, देवकीनंदन खत्री की ही है। ठीक है, लज्जाराम की। लज्जाराम की रचना कौन सी थी, तो जिसको पता हो वो बता सकता है लज्जाराम की रचना कौन सी थी। ठीक है, तो हम अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अंधा युग। अंधा युग किसकी रचना है, अंधा युग किसकी रचना है, नरेश मेहता, मोहन राकेश, दुष्यंत कुमार या धर्मवीर भारती। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती की जो है ये रचना थी अंधा युग। अंधा युग किसकी रचना थी, तो धर्मवीर भारती की रचना थी ये। ठीक है, अंधा युग किसकी रचना है, धर्मवीर भारती की। धर्मवीर भारती को 1994 में क्या मिला था, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, मतलब व्यास सम्मान था। क्या था, व्यास सम्मान। व्यास सम्मान था, मिला था किसको, ये धर्मवीर भारती जी को। ठीक है, 1994 में मिला हुआ था। ठीक है, अब देखते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि ये
इन्होंने इनकी रचना कौन कौन सी थी, ठीक है। धर्म भारती रचनाएं और भी देख लेते हैं जो उनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं, जैसे गुनाहों का देवता, जैसे गुनाहों का देवता, गुनाहों का देवता, ठीक है, गुनाहों का देवता। और क्या था, सूरज का सातवां घोड़ा, सूरज का सातवां घोड़ा, ठीक है, सूरज का सातवां घोड़ा, ये इनके उपन्यास थे। ओके, फिर देख लेते हैं नरेश मेहता के बारे में। तो जो नरेश मेहता थे इनकी रचनाएं कौन कौन सी थीं, तो नरेश मेहता के बारे में एक देख लेते हैं। इनको 1992 में इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। क्या मिला था, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था इनको, ठीक है, नरेश मेहता को। ओके, समझ में आ रहा है, तो क्या मिला था, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। और मोहन राकेश की रचना है कौन सी, आषाढ़ का एक दिन, आषाढ़ का एक दिन इनकी रचना है, ठीक है, आषाढ़ का एक दिन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कुटज। कुटज के लेखक कौन हैं, कुटज के लेखक कौन हैं, हजारी प्रसाद, रामचंद्र शुक्ल, कुबेरनाथ या विद्यापति। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, तो आप लोग बताएं इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्या है, ऑप्शन नंबर 1, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, ठीक है। तो कुटज के लेखक कौन थे, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कुटज के लेखक थे, ठीक है। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी किसके थे, कुटज के लेखक थे, ठीक है। अब देख लेते हैं, तो रामचंद्र शुक्ल हमारे दूसरे कौन थे, रामचंद्र शुक्ल। तो रामचंद्र के शुक्ल जिसको रचना है पता हो वो हमारे मतलब कमेंट बॉक्स में लिख के भेजेगा, ठीक है। क्या करेगा, कमेंट बॉक्स में लिख के भेजेगा जिसको भी पता हो जिसके बारे में, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन अमरकांत की है, इस निम्नलिखित में से कौन सी रचना अमरकांत की है। तो अमरकांत की रचना इसमें कौन कौन सी हैं, तो आपको देखना है। अमृतसर आ गया, टूटना, जिंदगी और जोंक, परिंदे। तो इसमें से रचना कौन सी है अमरकांत की, तो अमरकांत की रचना इसमें हो जाएगी जिंदगी और जोंक। जिंदगी और जोंक जो है ये किसकी रचना है, ये अमरकांत की रचना है। किसकी है, अमरकांत की रचना है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द पहचाने। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द पहचाने। तो निर्वासित, निर्वासित या निर्वासित या निरावासित हो जाएगा। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, तो आप लोग देखें क्वेश्चन नंबर 6 में हमारा ऑप्शन कौन सही होगा। तो इसमें शुद्ध वर्तनी वाले शब्द ये हैं, तो कौन सा हो जाएगा, निर्वासित, निर्वासित इसमें सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है। तो इसमें से हमारा ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, आप लोग देखें और बताएं। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर जो है क्वेश्चन नंबर 7 में ऑप्शन हमारा कौन सा ही हो जाएगा, तो ऑप्शन इसमें हमारा डी सही हो जाएगा। कौन सा, बुजुर्ग सही हो जाएगा, ठीक है। इसमें छोटू की मात्रा लगेगी इसीलिए बुजुर्ग सही हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शुद्ध, तो इसमें शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो शुद्ध शब्द इसमें कौन सा है वो आप देखें और बताएं कि इसमें हमारा शुद्ध शब्द कौन सा हो जाएगा। तो इसमें हमारा जो है शुद्ध शब्द क्या है, तो शुद्ध शब्द इसमें हमारा हो जाएगा ए, निर्देशित। निर्देशित ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है, और सभी हमारे गलत हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से शब्दों में से कौन सा शुद्ध शब्द है, विडंबना, विडंबना या विडंबना या विडंबना। तो आपको ये भी सही लगेगा, ये भी सही लगेगा। तो इसमें से कौन सही है ये बताइए। तो इसमें से हमारा सही है ये वाला, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, विडंबना, ठीक है, विडंबना इसको बोलते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सही है। तो इसमें देखें, तो इसमें से हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, लोकतांत्रिक, लोकतांत्रिक या लोकतांत्रिक या लोकतंत्रीय, तंत्रिक। तो इसमें से हमारा 10 में, क्वेश्चन नंबर 10 में कौन सा हमारा सही हो जाएगा। तो इसमें है 10 वाले में हमारा क्वेश्चन नंबर सही हो जाएगा, आंसर बी, ऑप्शन नंबर बी सही हमारा सही हो जाएगा। ये हमारा लोकतांत्रिक, ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। नई शिक्षा नीति को लागू करने में कोविड-19 महामारी के कारण देरी क्या होगा, देख लेते हैं क्वेश्चन। ओके, रुक जाए थोड़ा, ये अब सही हो जाएगा, ठीक है, अब दिख रहा है पूरा ना, ठीक है। तो नई शिक्षा नीति को लागू करने में देरी नहीं होगा, ठीक है, तो नहीं होगी। इसमें ये शुद्धि यहाँ पर गलत हो गया, यहाँ पे ना, नई शिक्षा नीति को लागू करने के लिए कोविड-19 महामारी के देरी नहीं होगी, ठीक है। तो इसमें जो है ऑप्शन हमारा देख लेते हैं कि ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 11 में हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, नई शिक्षा नीति को लागू करने
लागू करने में कोविड-19 महामारी के कारण देरी नहीं होगी, तो हमारा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, क्या है ऑप्शन नंबर हमारा इसमें सही कौन सा हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। ठीक है, क्या सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो इसमें भी शुद्ध वाक्य चयन करना है। राम मंदिर परिसर को भव्य रूप देने के लिए ट्रस्ट प्रयास में जुटा है। तो इसमें गलत हो गया, ये यहाँ पे जुटा है। राम मंदिर परिसर में भव्य रूप देने के लिए ट्रस्ट प्रयास में जुटी है। ओके, ये तो थोड़ा अच्छा लग रहा है ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन अच्छा लग रहा है। ठीक है, क्या हो लग रहा है, ऑप्शन सही लग रहा है। तो देख लेते कौन सही हो जाएगा। तो इसमें हमारा जो है ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 12 में ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, राम मंदिर परिसर को भव्य रूप देने के लिए ट्रस्ट प्रयास में जुटा है। ठीक है, क्या है, ट्रस्ट जो है वो प्रयास में जुटा हुआ है। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। ठीक है, कौन सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 13। क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 है। इसके बारे में देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो क्या है, इसमें ये गलत हो गए हैं, नेपाली नहीं नेपाल है। ओके, क्या है, नेपाल है। ठीक है, तो इसमें नेपाल वाले में देख लेते हैं। नेपाली का सोनौली सीमा पर एक नया विवाद खड़ा कर दिया। नेपाली ने सोनाली सीमा पर एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। नेपाली ने सोनाली सीमा पर एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। नेपाली ने सीमा पर एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, तो क्वेश्चन नंबर ऑप्शन में हमारा कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसमें हमारा बी सही हो जाएगा। कौन सा, बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। इसमें क्या है, इमारत का सबसे ऊंचाई की छत भवन के वर्तमान रास्ते के बराबर होगी। इमारत की सबसे ऊंचाई की छत भवन के वर्तमान रास्ते के बराबर होगी। फिर है इमारत की सबसे ऊंचाई छत भवन वर्तमान में बराबर होगी। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 14 में हमारा ऑप्शन नंबर इसमें सही हो जाएगा डी सही हो जाएगा। इमारत की सबसे ऊंचाई की छत भवन के वर्तमान रास्ते के बराबर होगी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है दशन का पर्यायवाची शब्द लिखिए। दशन का पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो दशन किसका हो जाएगा, दांत, भुजा, पाँव या पेट, इसमें से किसका हो जाएगा। तो दशन हो जाएगा, किसका हो जाएगा, आप लोग बताएं, देखते हैं कौन सबसे पहले बताता है। तो इसमें दांत का हो जाएगा। दशन जो है वो दांत का पर्यायवाची हो जाएगा। ठीक है, दांत का पर्यायवाची हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है बिहग। बिहग का पर्यायवाची शब्द कौन सा ही हो जाएगा, गरुड़, काकू, परिंदा, पक्षी, क्षिति। तो इसमें से बिहग हमारे क्या होता है, पक्षी। बिहग किसका पर्यायवाची है, पक्षी का। ठीक है, किसका है, पक्षी का पर्यायवाची है। बिहग किसका है, पक्षी का। तो ये पक्षी को क्या बोलते हैं, परिंदा। ठीक है, तो ये परिंदा हो जाएगा, हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, क्या बोलते हैं, सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। बिहग को ही परिंदा बोलते हैं, परिंदा को ही पक्षी बोलते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पक्षी हो जाएगा सही हमारा। ठीक है, परिंदा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। प्रेम का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, प्रेम का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, रति, प्रणति, श्रृंगार या लगुन। तो इसमें से प्रेम का जो स्थायी भाव होता है वो क्या होता है, रति। तो यही हमारा पर्यायवाची हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, रति हो जाएगा। ठीक है, रति हमारा सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छ का पर्यायवाची शब्द कौन सा होता है। तो अच्छ का पर्यायवाची शब्द इसमें देख लेते हैं। तो यहाँ थोड़ा अशुद्धि हो गई है, यहाँ पे क्या होना चाहिए थी, क्या होना चाहिए थे, अच्छी माने। ठीक है, अच्छी होना चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा गलत हो गया है, अच्छी। ठीक है, तो अच्छी माने क्या होता है, ऑप्शन भी यहाँ नहीं लिखा है, ऑप्शन हम बनाते हैं ई। क्या हो जाता है, अच्छी माने होता है धुरी। क्या है, धुरी। तो ये हमारा ई ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, धुरी सही हो जाएगा। ठीक है, धुरी हमारा सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है इति शब्द का विलोम शब्द बताएं। इति का विलोम शब्द बताएं। तो अर्थ होता है या अथ होता है या समाधार होता है या अंत होता है। तो इति का अथ होता है, क्या होता है, अथ। इति का अथ होता है विलोम। ठीक है, उल्टा क्या होता है, अथ होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दृश्य का विलोम क्या होता है। तो दृश्य का विलोम शब्द क्या है, श्रव्य, श्राव्य, परोक्ष या अदृश्य। तो विलोम मतलब उल्टा, तो अदृश्य हो जाएगा। क्या, डी, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, अदृश्य हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है करुण का विलोम शब्द
देखें। तो करुण का विलोम शब्द बताएं। निष्ठुर, कड़ा, मुलायम, निर्दयी। तो करुण माने होता है दयालु, और निर्दयी माने क्या होता है, बहुत ही बेकार या मतलब जिसको करुणा हो ही ना। ठीक है, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, निर्दयी। ठीक है, निर्दयी हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। कनक कनक तो सौगुनी माधकता अधिकाय मैं में कौन सा अलंकार है। तो इसमें श्लेष है, यमक है, अतिशयोक्त है या अनुप्रास है। तो इसमें देख लेते हैं। कनक कनक 2 बार प्रयोग हुआ है। ठीक है, एक ही शब्द के 2 अर्थ निकलते हैं, वहाँ पर क्या होता है, यमक अलंकार होता है। ठीक है, क्या होता है, यमक अलंकार होता है। चलते हैं, और जहाँ पर एक ही वर्ण के कई अर्थ निकलते हैं, वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। ठीक है, और जहाँ पर एक ही वर्ण की आवृत्ति कई बार होती है, वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, रहमर पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। ठीक है, तो यही इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा, श्लेष, यमक, भ्रांतिमान या दृष्टांत। तो इसमें हमारा श्लेष अलंकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, श्लेष अलंकार हो जाएगा। ठीक है, आप लोग इसको पढ़ते हुए आए हैं, ये कक्षा 9 से ही था आपके विषय में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसमें कौन सा हो जाएगा, देखते हैं। बुलबुल, बुलबुल शब्द है, बुलबुल शब्द है। तो बुलबुल शब्द क्या है, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। कौन सा, देशज। बुलबुल जो है वो देशज शब्द है। ठीक है, क्या है, देशज शब्द बुलबुल है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है। कौन सा शब्द देशज है, खुरपा, नकल, रोटी, फावड़ा। तो इसमें देशज शब्द हमारा कौन सा है, तो देख लेते हैं। 25 में क्वेश्चन नंबर 25 में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा सही हो जाएगा बी। क्या, नकल। नकल हमारा देशज विदेशज शब्द है। विदेशज शब्द है, तो ये है कहाँ का, ये आप बताएं, ये कहाँ का शब्द हो जाएगा, किसी को पता हो तो बताए। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा कौन सा, ये हमारा हो जाएगा अरबी। कौन सा शब्द है, अरबी शब्द है। कौन सा है, ये अरबी शब्द है। कहाँ का है, विदेशज, ये विदेशज है, अरबी का शब्द है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 हमारा है, 26 क्वेश्चन नंबर 26 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक शब्द है, सामाजिक, त्रिलोचन, चींटी, धन। तो इसमें हमारा सामाजिक सही हो जाएगा, सामाजिक सही हो जाएगा। त्रिलोचन में ये अलग अर्थ प्रकट करता है, तो ये कौन सा हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा। धन भी, चींटी भी अलग हैं। ठीक है, तो हमारा सामाजिक सही हो जाएगा। शब्द कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, तो चलते हैं देखते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव शब्द है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव शब्द है, फाल्गुन, ग्राहक, तिलक, गुच्छा। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही होगा, ऑप्शन नंबर सी, तिलक। तिलक शब्द जो है वो तद्भव शब्द हमारा हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है, सौत, काजल, कूप, ऋतु। तो इसमें से हमारा ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, 28 का जो ऑप्शन है हमारा वो सही हो जाएगा, कूप। कूप माने कुआं। ठीक है, ये हमारा तत्सम शब्द है। सौत हिंदी है, काजल भी फारसी हो जाएगा, ऋतु ये भी अपना हिंदी ही है। ऋतु को ऐसे करके लिखते हैं ना, रुक जाओ, ऐसे लिखते हैं। ये ऋतु जो होता है ये हो जाएगा संस्कृत का। ठीक है, वो हमारा हिंदी का है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी फ्रेंच भाषा का शब्द नहीं है, किशमिश, कर्नल, चम्मच, कर्फ्यू। तो इसमें से फ्रेंच भाषा का शब्द कौन सा है, तो आप बताएंगे इसमें फ्रेंच भाषा का शब्द कौन सा हो जाएगा, कर्फ्यू। कर्फ्यू शब्द जो है ये फ्रेंच भाषा का शब्द हमारा हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गीदड़। गीदड़ का स्त्रीलिंग क्या होगा, गीदड़ का स्त्रीलिंग शब्द कौन सा हो जाएगा। तो आप लोग में से देखते हैं सबसे पहले कौन बताता है कि गीदड़ का स्त्रीलिंग कौन सा शब्द हमारा हो जाएगा। तो गिदड़नी, गिदड़नी या गिदड़ी या गिदड़िया। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, गीदड़ी। क्या हो जाएगा, गीदड़ी जो है वो हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। ओके, क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा, गीदड़ी। ओके, तो थैंक्स फॉर वाचिंग बाय जयदेवी कक्षा क्लासेस। आप लोग इसे पढ़ें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, और जो भी आपके जाने हुए हैं उनसे इन्हें सलाह दें कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसे बेल आइकन भी दबा लें, जिससे अब उनको समय समय पर हमारी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी और क्लास का पता चलता रहेगा उन लोगों को। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वाचिंग बाय जयदेवी कक्षा क्लासेस। थैंक्स फॉर वाचिंग।